तो नमस्ते साथियों, जैसा कि हमारा भारत का संवैधानिक विकास चल रहा था तो उसमें आज हम देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम हम शुरू करते हैं। अधिनियम, ठीक है। तो इससे पहले हमने 1919 का भारत शासन अधिनियम देखा था, ठीक है। इससे पहले क्या देख लिया, जैसे कि आज हमारा थंबनेल है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले आप 1919 को समझ चुके हैं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आने के क्या क्या कारण थे, क्या क्या पृष्ठभूमि थी, तो वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट हमारे क्लास में देखा था कि 1919 में किस तरीके से भारत शासन अधिनियम आया था, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इसमें एक प्रावधान किया गया था, वो लास्ट हमने प्रावधान देखा था कि 1919 के तहत केंद्र और प्रांत में क्या क्या सुधार किए गए थे, ठीक है। तो केंद्र में जैसे कि आपने देखा दो तरह की सदन थे, एक तो था राज्य परिषद, और दूसरा हमने देखा केंद्रीय विधान परिषद। तो यहाँ जब स्थापना की गई ना, यानी कि 1919 के अधिनियम में जब केंद्रों में राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत की गई, जिसके तहत हमने देखा कि प्रांतीय मतलब एक तरफ से थे संरक्षित विषय और दूसरी तरफ से हस्तांतरित विषय, ठीक है। हस्तांतरित विषय, ये दो तरह के विषय देखे थे। तो जब ये व्यवस्था की गई ना, तो इसमें कहा गया कि 1919 के जितने भी प्रावधान हमने देखे दो क्लासों में, तो उनके लिए कहा गया कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या वो व्यवहार में प्रयोग है या नहीं। तो इसकी जांच के लिए 10 साल बाद एक कमेटी आएगी। तो इसी के 1919 में कहा गया कि इन प्रावधानों की जांच के लिए एक कमेटी आएगी, तो वही साइमन कमीशन आता है। हालांकि 10 साल बाद 1929 में आना चाहिए था, लेकिन वो 2 साल पहले 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है और 1928 में उसका भारत आगमन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1919 में जो कहा गया कि 10 साल बाद इसकी जांच के लिए एक आयोग आएगा, तो इसके बाद साइमन आयोग आता है, ठीक है, साइमन कमीशन जिसे हम कहते हैं। तो जब ये साइमन कमीशन भारत आया, कब आया ये? 1927 में गठित हुआ और 1928 में भारत आता है फरवरी में। तो ये इसका इसीलिए इतना ज्यादा विरोध हुआ क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे और अंग्रेज होने के कारण इसको व्हाइट कमीशन कहा गया, ठीक है। जब इनका ये भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे लगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। बम्बई, बिहार और मतलब लाहौर में इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि लाला लाजपत राय का लाहौर में लाठीचार्ज हो गया, जिसके कारण सप्ताह भर में उनका निधन हो गया। तो जब साइमन कमीशन का इतना विरोध हो रहा था ना, तो उसमें ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री लॉर्ड बर्किनहॉल। तो उन्होंने कहा कि तुम भारतीयों का आपत्ति क्या है? 1919 में आप 1919 से असंतुष्ट हो, इसलिए साइमन कमीशन हम लेके आए, तो आप चाहते क्या हो? तो उन भारतीयों को बोला कि आप जो है आप खुद अपनी रिपोर्ट दो कि आप चाहते क्या हो। तो साइमन कमीशन के बाद हम देखते हैं कि एक नेहरू रिपोर्ट आती है। कब आई ये नेहरू रिपोर्ट? 1928 में। और इसी को उपलक्ष्य में जो है जिन्ना ने 14 सूत्रीय अपनी मांगे रखी। जिन्ना की क्या थी? 14 सूत्रीय मांगे ये आई थी। तो जब ये बर्किनहॉल जो उस समय का ब्रिटेन का पीएम था, उन्होंने कहा कि तुम लोग इनसे असहमत हो, तुम क्या हो, इनमें एक सहमत नहीं हो भाई, हम जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे हैं, तुम्हारी नेहरू रिपोर्ट में उत्तरदायी शासन की एक बात कही गई थी, जिसको कि अंग्रेजों ने नहीं माना। हालांकि उसमें नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि आप 1 साल के अंतर्गत उत्तरदायी शासन हमें दो, अगर नहीं देते हो तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। यही कारण है कि जो आगे 1929 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो यहाँ जब ये दोनों असफल कर दिए, तो उन्होंने कहा कि आप जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जून 1930 में आई थी, ठीक है। जून 1930 में फाइनली साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट पर जो बहस होती है
उस रिपोर्ट पर बहस हुई और बहस के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। यानी कि अब जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे 1930, 31 और 32 को। इन गोलमेज सम्मेलनों का निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह रहा कि भारतीय लोग अपने आप में सहमत नहीं थे और सभी जो है अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग गा रहे थे। इस वजह से गोलमेज सम्मेलन भी असफल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं गोलमेज सम्मेलन में कुछ जो सुधार किए गए थे, जैसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर ने अपने वंचित वर्गों के लिए सांप्रदायिकता के निर्वाचक मंडलों का प्रावधान रखा था। तो अंग्रेजों ने कहा बस इसी पर अब फूट डालना और राज करना है। तो गोलमेज सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी हुआ, यानी गोरे लोगों का पत्र था तो उसे श्वेत पत्र ही कहेंगे, क्योंकि भाई यहाँ नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की सूत्रीय मांगों को तो असफल कर दिया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर तो बहस हो रही है, जिसको कि गोलमेज सम्मेलन में बहस करवाई जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया और इसी श्वेत पत्र पर फिर से बहस करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो समिति आई। कौन आई थी? लॉर्ड लिनलिथगो, ये कमेटी आई और लॉर्ड लिनलिथगो जो इसके नेतृत्व में जो समिति आई थी, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी 1935 में और उसी 1935 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि किस प्रकार 1935 का भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि 1919 में ही बनने लगी थी, क्योंकि 1919 में जिन कार्यों में प्रावधान किया गया था उनकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका इसलिए विरोध किया गया क्योंकि ये व्हाइट कमीशन था, ये गोरे लोगों का 7 सदस्यीय कमीशन था। फिर जब इससे परेशान होकर बर्के ने अपनी चुनौती दी कि नेहरू रिपोर्ट बनाई, ठीक है, जब मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की, तो भारतीय एकमत नहीं होने के कारण ये असफल हो गई। फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही बहस हुई, जो कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। बाद में गोलमेज सम्मेलन में ये श्वेत पत्र जारी हुआ और इसी पर बहस के लिए फिर लॉर्ड लिनलिथगो समिति का गठन किया गया और फाइनली लॉर्ड लिनलिथगो समिति ने क्या किया, जो 1919 के प्रावधान थे उसमें सुधार किया। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर उनको लिया, जुन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, नेहरू रिपोर्ट और ये श्वेत पत्र, ये सभी जो है गोलमेज सम्मेलन में जितनी बातें कही गई थी उन सबको मिला के 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। तो हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे और आखिर में भारत शासन अधिनियम जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है 1935। ये इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लगभग 80% जो है वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया, ठीक है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी हम बात करें तो ये लागू कब होता है? 1937 में। इसके सभी प्रावधान लागू हुए 1937 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इसमें कितनी अनुसूचियां थी भाई? अनुसूची कितनी थी? इसमें भाग कितने थे, ठीक है, और इसमें अनुच्छेद कितने थे? अगर हम इस पर बात करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 14 भाग थे, 10 अनुसूचियां थी और अनुच्छेद थे 321। जो 321 अनुच्छेद थे इसी को धाराएं भी कहते हैं। तो इन 321 अनुच्छेदों में से 250 जो अनुच्छेद है वो जो कि त्यों भारत के संविधान में ले लिए गए भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। इसी कारण कहते हैं ना कि भारत शासन अधिनियम जो भारत का संविधान है वो आज 80% से जो ज्यादा है वो 1935 के अधिनियम से जो कि त्यों ले लिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट अधिनियम था। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई थी वो हम देखते हैं, यानी कि भारत शासन अधिनियम में प्रावधान क्या क्या किए गए थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई थी, उसको हम एक साइड में नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा पहला था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान रखा गया। फिर हम देखते हैं कि आखिर में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई या नहीं, ठीक है। तो पहला ये था। दूसरा था कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध यानी दोहरा शासन, इसकी स्थापना की गई।
ठीक है। दूसरा था संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, ये सभी प्रावधान इंपोर्टेंट है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। ठीक है भाई, हम संघीय न्यायालय की स्थापना कर देंगे, क्योंकि हमने वैसे सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, आपको पता है। एक मुख्य न्यायाधीश थे, उसमें कौन थे? वो सर एलिजा इम्पे बने थे प्रथम, तो वो कलकत्ता में थे। ये जो संघीय न्यायालय है ये दिल्ली में बनेगा। ठीक है। दूसरी बात कही गई कि प्रांतों से है ना द्वैध शासन का अंत कर दो। जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन था, अब प्रांतों से द्वैध शासन का अंत। ठीक है। अच्छा, प्रांतों से जब द्वैध शासन का अंत हो जाएगा तो प्रांतों में कौन सी शासन व्यवस्था लागू होगी? तो ये कहा गया कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दो। प्रांतों को स्वायत्तता दे दो यानी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दो। स्वायत्तता देना यानी इनको स्वतंत्र तो करना है, यानी कि प्रांतों में जो गवर्नर होते हैं उनका कम से कम हस्तक्षेप रहे। तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके अलावा प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। राज्य लोक सेवा आयोग, क्योंकि केंद्र में लोक सेवा आयोग हम 1919 के अधिनियम में देख चुके हैं, तो अब हम 1935 में देखेंगे प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कैसे की गई। सातवां था शक्तियों का विभाजन। यहाँ पर है ना शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया था। स्पष्ट विभाजन, ठीक है, स्पष्ट विभाजन, क्योंकि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन केवल दो ही अनुसूची में था, एक तो प्रांत में और एक केंद्र में। लेकिन यहाँ पर है ना संवर्धित सूची भी आ जाती है, यानी कि आज जो हम भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची देखते हैं, जिनमें हम कहते हैं कि संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची के अंतर्गत विषयों का विभाजन किया गया है, तो कहीं न कहीं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही प्रावधान रहा है। ठीक है। तो इसमें शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया और कहा गया है कि आरबीआई की स्थापना कर दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी के तहत हुई 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है। और क्या कहा गया कि इसमें ना 10 से 15% महिलाओं को या जनता को यानी जनसंख्या के आधार पर मताधिकार दिए गए। जनसंख्या के आधार पर मताधिकार दिए गए। हमने देखा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत कि सीमित मताधिकार मिले हुए थे। हम क्योंकि केंद्रीय लेवल पर जो हमने राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद देखी थी, तो राज्य परिषद में तो महिलाओं को मत देने के अधिकार भी नहीं थे और कुछ पुरुषों को थे, उनमें भी क्राइटेरिया निश्चित किया गया था कि जो अगर कोई 750 रुपए भूमि पर टैक्स देते हो तभी वो क्या कर सकते हैं, वोट या मत दे सकते हैं। तो क्राइटेरिया निश्चित किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में भी ऐसा ही था कि अगर आपका वेतन 2000 से अधिक है तो आप वोट देने के अधिकारी हो। आप अगर 15 रुपए नगर पालिका को टैक्स के रूप में देते हो तो आप वोट देने के अधिकारी हो। इस तरीके से हम कहीं तो यहाँ पर किए गए 10 से 15% जो है वो जनसंख्या मताधिकार दे सकती है। ये थोड़ी मतलब 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कही गई थी। और भी अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया। जो भारत परिषद की स्थापना हुई थी ना 1958 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, तो अब है ना भारत परिषद की समाप्ति कर दी, इसका अंत कर दिया गया। ये भी एक अच्छा पॉइंट था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा जो बर्मा, बरार और अदन, इनको है ना भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग कर दिया गया। कई भारतीयों की मांग थी कि बर्मा को है ना भारत से अलग करो, भारत से अलग करो। तो बर्मा, बरार और अदन को क्या किया गया? भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। और शक्तियों का स्पष्ट रूप से, इसके अलावा ना जो मतलब ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी, ब्रिटिश संसद की इसमें सर्वोच्चता थी। वो सर्वोच्चता कैसी थी वो हम देखेंगे कि क्या क्या ब्रिटिश संसद जो है उन्होंने कहा कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हम इतने प्रावधान कर रहे हैं, इनमें अगर कोई समय भी संशोधन करने की जरूरत पड़ी या किसी भी प्रावधान को हटाने की जरूरत पड़ी तो हम इसे हटा देंगे। तो ये ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। ठीक है। था कि गवर्नर की
कार्यकारिणी में, गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी उसमें 10 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, 10 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। गवर्नर की कार्यकारिणी में 10 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। इसके साथ ही और भी कहा गया जैसे कि सांप्रदायिकता के दायरे का विस्तार किया गया, सांप्रदायिकता के दायरे का विस्तार किया गया, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हम 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत देखने वाले हैं, ठीक है। पहला था अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किस प्रकार अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, जैसे कि यहाँ कहा गया अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, तो क्या हुआ कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए, ठीक है, अखिल भारतीय केंद्र में अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए उस समय भारत है ना 3 तरह का था। एक तो 3 तरीके से कैसे था, जैसे एक तो ब्रिटिश भारत था, एक कौन था, ब्रिटिश भारत, यानी कि ब्रिटिश प्रांत भी कह सकते हैं उस समय, क्योंकि ब्रिटेन का यानी कि अंग्रेजों का सीधा सा हस्तक्षेप था, तो उसी को हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, जिसमें 11 प्रांत थे, ठीक है, या ब्रिटिश प्रांत कह दो। उस समय ना 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत थी, चीफ कमिश्नरी प्रांत संघ के अंतर्गत, ठीक है, और एक थी देशी रियासतें, देशी रियासतें। तो इस प्रकार से मतलब उस समय जो भारत था वो 3 तरह से था, ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें, इनमें बटा हुआ था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी प्रांत तो हमारे अंदर है, लेकिन देशी रियासतें की ये मन मर्जी होगी कि वो जो है संघ में सम्मिलित होना चाहती है या नहीं। तो देशी रियासतों ने है ना, जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो देशी रियासतों ने सोचा कि हम क्यों किसी के अंडर रहे, जबकि देशी रियासतों को है ना जनसंख्या के आधार पर भी दुगनी सीटें दी गई, केंद्र में और प्रांत में, फिर भी ये नहीं मानी और इन्होंने जो है 1935 में कहा कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होते, यानी कि सहमति नहीं दी इन्होंने। सहमति नहीं देने की वजह से जो है ये पूरा अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया, समझिएगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी प्रांत इनको मिलाकर तो हम अनिवार्य रूप से इनको तो मिलना ही होगा, लेकिन देशी रियासतों की अपनी मर्जी होगी कि वो जो है आधे से अधिक रियासतें जो वो अगर सम्मिलित होती है तो अखिल भारतीय संघ बन जाएगा, ठीक है। तो देशी रियासतें उस समय 600 थी, तो इससे आधे यानी आधे से अधिक यानी 300 से प्लस चाहिए थी, तो देशी रियासतों ने मना कर दिया और इसी के कारण जो है ये प्रावधान असफल रहा, यानी कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया लेकिन हुआ नहीं, असफल रहा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना असफल रही, ठीक है भाई। ये जो ब्रिटिश भारत था वो 11 प्रांतों में था, ठीक है, 11 प्रांतों में फैला हुआ था। पहला प्रावधान असफल हो गया। फिर दूसरा था केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। कैसे केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई, इससे पहले आपने 1919 का अधिनियम पढ़ा होगा, तो मैंने प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना बताई थी, ठीक है। एक बात समझना, जैसे कि 1919 के अधिनियम में मैंने बताया कि 2 सदन थे, 2 सदन, इन 2 सदनों को जो है ना वो 2 सूचियों में बांटा गया था। 1919 के अधिनियम में मैंने बताया कि 2 तरह की सूचियां थी, एक तो थी प्रांतीय सूची, क्योंकि देखना अभी हमें क्या है कि शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, प्रांतीय सूची, केंद्रीय सूची और संवर्ती सूची, इसका स्पष्ट रूप से विभाजन जो है 1935 में किया गया। लेकिन पहले है ना 2 ही सूचियां थी, ठीक है, 2 ही सूचियां थी। वो क्या थी 2 सूचियां, एक तो थी प्रांतीय सूची और एक थी केंद्रीय सूची, ठीक है, एक तो थी प्रांतीय सूची, एक थी केंद्रीय सूची। तो पहले है ना प्रांत में जब द्वैत शासन की स्थापना की गई ना, तो इस तरीके से था कि वो प्रांत में एक तो संरक्षित विषय रहेंगे, जिसी को हम आरक्षित विषय भी कहते हैं, संरक्षित या आरक्षित विषय, जो कि पूरे है ना गवर्नर और उसके काउंसिल के अधीन होते थे, और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, जो कि है ना डिपेंडेंट थे, हस्तांतरित विषय। तो अब जो है ये तो 1919 में प्रावधान था, इसके बाद क्या किया गया कि ये प्रावधान 1919 से हटा करके केंद्र में ला दिया गया। अब सुरक्षित और आरक्षित और हस्तांतरित विषय जो है वो केंद्र के अंतर्गत ले लिए गए 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। तो इसी कारण हम कहते हैं कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई है ना।
तो पहले जो है ना प्रांतीय लेवल पर गवर्नर होता था, यानी कि ये गवर्नर और उसके कार्यकारिणी, तो उसके अंतर्गत है ना ये संरक्षित विषय आते थे। और हस्तांतरित विषय में भी गवर्नर होता था प्लस उसकी मंत्रिमंडल, ठीक है, जिसमें भारतीय लोग शामिल थे, उसमें हस्तांतरित विषय आते थे। लेकिन अब जब केंद्र के स्तर पर किया गया तो केंद्र में भी हम देखते हैं कि केंद्र में किस प्रकार से द्वैध शासन था। तो ये तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत था, और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि केंद्र में द्वैध शासन, यानी कि अब जो है केंद्र में दोहरा शासन होगा। आपको पता है कि ये द्वैध शासन कोई आज की देन नहीं है। हमने पढ़ा था कि 1764 के बक्सर के बाद 1765 से लगाकर 1772 तक है बंगाल में द्वैध शासन ही था। उसके बाद समाप्त करके प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अंतर्गत और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अंतर्गत लाया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन कैसे था वो हम देखते हैं। तो वही दो विषय थे, एक तो थे संरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय, ठीक है। एक तो थे संरक्षित या आरक्षित विषय जो कि बहुत महत्व के थे, ठीक है, और एक थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय तो इसमें संरक्षित विषय पर एक तो वायसराय होती थी और प्लस उसकी कार्यकारिणी, वायसराय और उसकी काउंसिल ये कार्य करते थे। इसके अंतर्गत ही रहते थे संरक्षित विषय। और संरक्षित विषय में कौन कौन से विषय शामिल थे, जैसे विदेशी मामले हो गए हो, विदेशी मामले या फिर संचार, राजदूत, ठीक है, जो केंद्रीय लेवल के थे। जैसे कि विदेशी मामले आ गए, जैसे धार्मिक मामले, धार्मिक में खासकर ईसाई, क्योंकि ईसाई इनका धर्म था ना, तो ईसाई मामले या जनजातीय मामले या जनजातीय विषय, ये जितने भी विषय थे वो वायसराय और उसने काउंसिल ने अपने पास रखे जो अच्छे महत्व के थे। और हस्तांतरित विषय तो डिपेंडेंट थे संरक्षित विषय पर ही। यहाँ पर भी वायसराय होता था, यहाँ पर भी कौन होता था, वायसराय प्लस उसकी मंत्रिमंडल, और इस मंत्रिमंडल में भारतीय लोग रहते थे, ठीक है। तो इनको विषय दिए गए जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, ऐसे विषय दिए जाते थे, है ना, स्थानीय स्वशासन। इसके अलावा टैक्स अगर कहीं पर आय कर लेना है तो इस तरीके से विषय जो थे वो वायसराय और उसके मंत्रिमंडल के अंतर्गत रहते थे। जो वायसराय और उसके मंत्रिमंडल जो थी वो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी थी, यानी कि वो कोई भी कानून बनाते थे तो उसे ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। जबकि संरक्षित विषय पर अगर कोई वायसराय उसकी काउंसिल, यानी कि ये गोरे लोगों की जो ये थी परिषद, ये उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थी, ब्रिटिश संसद के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं थी। तो केंद्र में इस प्रकार से ना द्वैध शासन की स्थापना की जाती है और प्रांतों में हटा दी जाती है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं प्रावधान कि संघीय न्यायालय की स्थापना। तीसरा प्रावधान क्या है, संघीय न्यायालय की स्थापना। तो किस प्रकार से संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, संघीय न्यायालय की स्थापना, जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये जो है एक अपीलीय न्यायालय था, यानी कि संघीय न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय था। इसमें जो है अपील की जा सकती थी, लेकिन अपीलीय न्यायालय होने के बावजूद ये एक अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। यानी कि जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना हुई कहाँ, तो दिल्ली में। कब हुई, 1 अक्टूबर 1937 को। और संघीय न्यायालय जो है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कई बार पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर मोरिस गवेयर, ये आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जहां हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, तो वहां हमने देखा कि सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य भी न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे और 2 उप अन्य न्यायाधीश थे। तो वहां पर भी कुछ ऐसे 6 लोगों की ये न्यायपालिका में मतलब मेंबर रखे गए, वैसे यहाँ पर भी 6 ही थे, ठीक है, संघीय न्यायालय में।
ये अपील का उच्च मतलब अंतिम न्यायालय नहीं था। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देता है और हमें कोई मंजूरी नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है संघीय न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। कई बार पूछा जाता है कि क्या संघीय न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय था, तो नहीं था। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय था कौन? तो अंतिम अपीलीय न्यायालय था प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल, ये प्रिवी काउंसिल जो है ना ये लंदन में हुआ करती थी। और प्रिवी काउंसिल जो लंदन में हुआ करती थी उसको इतनी पावर थी कि वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके अंतर्गत कोई भी शब्द लिखा गया है तो उसका अर्थ क्या है, वो जो है किन किन की शक्तियों में वृद्धि करती है या कमी करती है, उस सब का विश्लेषण कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज के हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या है, भारतीय संविधान में लिखे हुए किसी भी शब्द को विस्तृत अर्थ के माध्यम से समझाती है, उसका विश्लेषण संश्लेषण करती है। ठीक उसी प्रकार 1935 का जो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इतनी बातें कही गई थी उसका अर्थ क्या निकलता है, वो किन की शक्तियों में वृद्धि करती है, किन की शक्तियों में कमी करती है, ऐसा सब कुछ जो विश्लेषण का काम था वो प्रिवी काउंसिल का था। तो प्रिवी काउंसिल उस समय का अंतिम अपीलीय न्यायालय थी, न कि संघीय न्यायालय। लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और फिर हम देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया। तो ये मैंने जब है ना केंद्र में द्वैध शासन पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि प्रांतों में भी द्वैध शासन का अंत हो गया। तो प्रांतों में क्या की गई, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। यानी कि अब जो है ना पांचवा प्रावधान हम देखें तो प्रांतों को स्वायत्तता कैसे दी गई, फिर प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, स्वायत्तता दे दी गई। यानी कि ये अब जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। यानी कि प्रांतों में अब गवर्नर का कम से कम हस्तक्षेप होता था। एक बात समझा, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत तो जो केंद्र था वो कुछ विषय प्रांतों को दे दिया करता था, इस वजह से कि प्रांत उस पर काम करें और केंद्र का बोझ कम हो सके। लेकिन 1935 के आने तक ऐसा हो गया कि अब तो शक्तियों में ही बंटवारा हो गया कि प्रांत अपने विषयों पर कानून बनाएंगे और केंद्र अपने विषयों पर कानून बनाएंगे। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि प्रांत में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई तो यहाँ पर 2 सदन थे प्रांतों में। जैसे कि आज हम देखते हैं ना वैसे ही उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे। 11 प्रांत हुआ करते थे जिनमें 2 सदन कौन कौन से थे भाई, एक तो वही राज्य परिषद। आज हम प्रांत में क्या देखते हैं ये बताओ, आज प्रांत की जगह राज्य है और राज्य में हम देखते हैं कि विधानमंडल होती है, विधानमंडल के अंतर्गत ही विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो उस समय प्रांत था और प्रांत में एक राज्य परिषद हुआ करती थी और ये राज्य परिषद उच्च थी, उच्च सदन हम कह सकते हैं इसको। और यहाँ जो है ना यहाँ पर राज्य परिषद थी और यहाँ पर विधानसभा, ठीक है। आज भी तो क्या है विधानसभा ही है, तो उस समय भी विधानसभा थी। ये ना निम्न सदन थी, ये निम्न सदन थी और ये उच्च सदन थी। अब राज्य परिषद और विधानसभा ये दोनों ही 2 सदन हुआ करते थे एक तरह से प्रांतों में। तो जब 11 प्रांत थे तो 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों पर राज्य परिषद और विधानसभा दोनों ही थी। तो 11 में से 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर है ना राज्य परिषद भी थी और विधान सभा भी थी। यानी कि इन 6 प्रांतों में दोनों ही सदन थे, दोनों ही सदन थे, ठीक है। अब ये 6 उस समय के 6 जो है प्रांत कौन कौन से थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो 6 प्रांत को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बम्बई, एक था बम्बई प्रांत, एक था बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो है ना वो आज का यूपी है। और एक मध्य प्रांत नाम सुना होगा, मध्य प्रांत को हम एमपी कहते हैं। आज के टाइम में मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। उस समय संयुक्त प्रांत को आज के टाइम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी एक था बंबई, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत। और 6 थे ना इसमें असम,
जो है 2 सदन रहा करती थी, राज्य परिषद भी और विधान परिषद भी। अब बच्चे कितने भाई, 11 में से 6 गए तो 5 प्रांत, और 5 प्रांतों में एक सदन ही रहा करती थी, यानी कि एक सदन कौन थी वो, विधानसभा, जो गवर्नर कभी भी भंग कर सकता था, गवर्नर को ये शक्ति होती थी। तो इन 5 मतलब प्रांतों के नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत डीप में पहुंचे जाने लगे हैं। तो वो 5 कौन थे भाई, तो एक तो हम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का नाम सुना होगा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसको हम कहते हैं ना कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने यहाँ पर है ना लाल कुर्ती दल भी चलाया था, तो वो था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। एक था मध्य प्रांत, जो कि मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रांत के नाम से। एक था पंजाब, सिंध और उड़ीसा। ये सिंध और उड़ीसा जो है ना, ये सिंध और उड़ीसा भारत शासन अधिनियम 1935 के लास्ट का प्रावधान था, मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही सिंध और उड़ीसा की भी स्थापना की गई थी। तो आज हमने क्या क्या देखा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, ये देखा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, ये भी देख लिया, संघीय न्यायालय की स्थापना कैसे हुई वो आपने देख लिया, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया, फलस्वरूप प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, वो हमने आज देख लिया। तो कल हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में कि प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होता है, शक्तियों का स्पष्ट रूप से कैसे विभाजन होता है, आरबीआई की स्थापना कैसे और किस प्रकार से की जाती है, इन सभी पर है ना डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।